बात बहुत ही पुरानी है। नुआ नगरी नामक राज्य में एक गरीब किसान माधव रहता था। बड़ी ही मनौती करने के बाद उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम दीपक रखा। दीपक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्वभाव से दीपक बड़ा ही उदंड बालक था। वह अक्सर अपनी उम्र के बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता था। जब भी माधव दीपक से कहता, अरे दीपक बेटा, तू हमेशा लड़ाई झगड़ों में ही समय बिताता है। एक काम कर, तू मेरे साथ खेतों में चला कर, वहां मेरे साथ काम में हाथ बटाया कर। कुछ सीखेगा ही खेत में काम करके, जिससे तू जीवन में आगे बढ़ेगा। ये क्या लड़ाई झगड़ा करता रहता है? अरे नहीं बापू, नहीं नहीं नहीं, मैं खेतों में काम वाम करने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे मुझे तुम्हारी तरह काम थोड़ी ना करना है। इसी तरह समय बीतता गया। दीपक बड़ा हुआ और एक दिन माधव ने उससे कहा, अरे बेटा दीपक, बेटा उम्र के हिसाब से अब मुझे थकान होने लगी है। काम करते करते मैं थक जाता हूँ। अब भगवान की दया से तुम बढ़िया काम करने लायक हट्टे कट्टे हो गए हो, इसीलिए अब तुम हमें कमा कर खिलाओ। बेटा, हर बाप की यही इच्छा होती है कि उसका बेटा उसका ध्यान रखे, परिवार में जिम्मेदार बने, परिवार को आगे बढ़ाए। हे बापू, क्या बात कर रहे हो? अरे तुमने मुझे इतने दिनों तक खिलाया पिलाया है, तो सीधी सी बात है, कुछ दिन और खिलाओ पिलाओगे तो क्या हो जाएगा? यह सुनकर माधव चुप हो गया और पहले की तरह ही अपने काम में जुट गया। कुछ दिनों बाद माधव ने फिर से अपने बेटे से कहा, अरे बेटा दीपक, अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। अरे मैं बूढ़ा हो चला हूँ, लगता है कि थोड़े दिन ही जीवित रह पाऊंगा। अरे अरे बापू, अभी क्या इतनी जल्दी पड़ी है? अरे जरा मेरी दाढ़ी मुझे तो निकलने दो। इतनी जल्दी भगवान के पास जाकर क्या करोगे? अभी बहुत जियोगे, चिंता ना करो। जब मेरी दाढ़ी मुझ निकल आएगी ना, तब मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ काम काज करूंगा। आखिर मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनेगी कि नहीं बनेगी। माधव के समझाने का दीपक पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अपने साथियों के साथ सारा दिन मटर गश्ती करता रहता। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। एक दिन माधव ने अपने बेटे से कहा, ओ बेटा, अब तो तुम्हारी दाढ़ी मूछें भी उग आई है। अरे अब तो कुछ काम धाम कर लो बेटा। अब तो देखो, मैं सचमुच में बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। ए बापू, क्या बातें करते हो? अरे तुम दोनों मेरे माता पिता हो। तुमने मुझे पैदा किया है, तो मुझे जीवन भर खिलाना तुम्हारा फर्ज है। अरे अपने फर्ज को निभाओ। ये क्या बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया लगा रखा है। देखो, सीधी सी बात है, मैं तो कोई कामकाज नहीं करूंगा। तुम तुम्हारा फर्ज निभाओ। इतना कहकर वह झोपड़ी से बाहर निकल गया। तब माधव ने अपनी पत्नी से कहा, कामिनी, मैं तो दीपक को समझा समझा कर हार गया। उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता। अब क्या करूं? क्या मैं इसी तरह से अपने बुढ़ापे में खेतों में काम करता रहूंगा? आप इस प्रकार से दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि राज दरबार में जाकर दीपक के खिलाफ महाराज विक्रम से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज दीपक को दरबार में बुलाकर डांट लपटकर उसे सही राह पर ला देंगे। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो कामिनी, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन माधव नुआ नगरी के राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दुहाई है महाराज, दुहाई है, मेरा न्याय कीजिए महाराज, मेरा न्याय कीजिए। कहो, तुम्हें क्या कष्ट है? महाराज, महाराज मेरा एक ही पुत्र है, जिसका नाम दीपक है। मैंने सोचा था कि बड़ा होकर वो मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इस आश में मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला था। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा बेटा दीपक कोई काम ही नहीं करता। वह दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्ती करता रहता है। मेरे समझाने पर वह कहता है कि वह जीवन भर कोई काम नहीं करेगा। मैंने उसे पैदा किया है, तो उसे खिलाने का फर्ज मेरा है। मुझे ही जीवन भर उसे कमाकर खिलाना पड़ेगा, ऐसा कहता है। ओ, यानी तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही स्वार्थी है। कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। सैनिकों, इसी समय जाओ और दीपक को हमारे सामने पेश करो। सैनिकों ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और शीघ्र ही वो दीपक को लेकर महाराज के सामने उपस्थित हो गए।
दीपक, क्या यह तेरा पिता है? हाँ महाराज, ये मेरा ही बापू है। तो क्यों रे दीपक, तू इतना जवान और हट्टा कट्टा है, फिर भी काम काज क्यों नहीं करता? अपने बूढ़े माँ बाप को कमाकर क्यों नहीं खिलाता पिलाता? क्यों उनसे काम कराता है? महाराज, मैं काम काज करूं भी तो भला क्या करूं? मैंने आज तक कोई काम काज सीखा ही नहीं, और अब तो काम का सीखने की मेरी उम्र भी तो नहीं रही। क्या करूं मैं, बताइए महाराज। दीपक, तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम जो कुछ मर्जी करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो, ये तुम्हारी मर्जी है, परंतु तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। और खबरदार, अब फिर से मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ गए? महाराज, आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वह काम है भी नहीं। चोरी करने में भी दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बैठे चोरी नहीं हो जाती है। तुम जैसे निठल्ले और काम चोरों के बस का यह काम है ही नहीं। तेरे जैसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के निपुत्र ही रहे। दीपक मन ही मन सोच रहा था। अरे भरे दरबार में मेरा इतना अपमान, ये राजा अपने आप को समझता क्या है? इसे क्या लगता है कि मैं इसके डराने धमकाने से काम धाम करने लगूंगा? अरे बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। बड़ा आया महाराज कहीं का। इसके बाद जब दोनों पिता पुत्र राज दरबार से बाहर आए, तब पिता ने कहा, चलो दीपक, घर चलो बेटा, रुक क्यों गया? नहीं नहीं बापू, बस बहुत हो गया। अब मैं घर नहीं जाऊंगा। आज से तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए मर गया। अरे दीपक, ये तू क्या कह रहा है रे? नालायक हो गया है क्या? नालायक हो गया हूँ? जब महाराज के पास गए थे तब लायक था क्या? भरे दरबार में आपने मुझे अपमानित करवाया। अब आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी, है ना? अब मैं कोई काम धाम करूं या ना करूं, लेकिन मैं तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। यह कहकर दीपक वहां से चला गया। उसके पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु दीपक रुका नहीं। दीपक के जाने के बाद माधव सोचने लगा, अरे जाने भी दो इसे। जब कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो थक हार कर घर वापस ही लौट आएगा। इधर दीपक नगर से बाहर निकलकर एक जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते सांझ हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा। अरे मुझे चलते चलते तो अंधेरा ही हो गया। लगता है रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। वह जंगली जानवरों से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। आधी रात बीत चुकी थी। दीपक पेड़ की डाल पर बैठा सुस्ता रहा था कि तभी उसे किसी आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। उसने पेड़ से नीचे झांका तो देखा कि एक आदमी, जिसके सामने हीरे जवाहरात और मोतियों से भरी हुई थैली खुली पड़ी थी, अपनी इस दौलत को देखते हुए वह कह रहा था, अरे वाह भगवान, वाह! आज तो तूने मुझ पर बड़ी कृपा की है। इस चोरी में मुझे इतना माल हाथ लग गया। वाह! ओ, यह तो अवश्य ही कोई चोर है जो चोरी का माल लेकर यहाँ आया है। काश इतनी दौलत मेरे पास भी होती तो मजा आ जाता। इन्हीं सोच विचार में डूबे हुए दीपक का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह फिसलकर उस चोर के सामने आ गिरा। उसे देखते ही चोर ने कहा, कौन हो तुम? कौन हो? मैं दीपक हूँ। इस पेड़ पर इतनी रात को क्या कर रहे थे, बोलो? बात यह है कि मैं घर से रूठकर, मतलब घर छोड़कर आ गया हूँ। क्या घर से रूठ कर आए हो? अरे भैया, रूठ कर क्यों आए हो? बताओ क्या बात हो गई ऐसी? तब दीपक ने उस चोर को अपने बारे में विस्तार से बताया। सारी बात जानकर चोर मन ही मन सोचने लगा, हाँ, यह लड़का हट्टा कट्टा है। क्यों ना इसे अपने चोरी के धंधे में शामिल कर लूं? हाँ दीपक, देखो भाई, मेरा नाम है नटवर चोर। क्या तुम चोरी का काम सीखना चाहते हो? चोरी का काम सीख करके तुम बहुत जल्दी ढेर सारी दौलत के मालिक बन जाओगे। फिर चोर बनकर ही तुम राजा विक्रम से अपने अपमान का बदला भी ले सकते हो। क्या कहते हो? बनोगे चोर मेरी तरह? बोलो। हाँ, बात तो तुम ठीक कहते हो नटवर चोर।
मुझे तुम्हारी ये बात स्वीकार है। यह हुई ना बात, तो चलो मेरे साथ मेरे घर भावनदेसर में, हम वहीं चलकर रहेंगे। चलो। ठीक है काका, चलो। और फिर दोनों जल्दी ही नटवर चोर के घर पर पहुंच गए। घर पहुंचकर नटवर चोर ने कहा, दीपक, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और अपने सारे चोरी के गुण तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है? काका, मैं भी आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और वचन देता हूँ कि मन लगाकर चोरी के गुण सीखूं और आपकी तरह ही एक महान चोर बनूंगा। शाबाश दीपक, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसके बाद वह सो गए। दूसरी तरफ दीपक के माता पिता बहुत ही परेशान थे। खास तौर पर उसके पिता अब पछता रहे थे कि उन्हें महाराज के पास जाकर शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। दीपक की माँ सुखिया फूट फूट कर रो रही थी। इधर भावनदेशर में नटवर चोर दीपक को चोरी करने के नए नए तरीके सिखा रहा था। उसने दीपक से कहा, हाँ तो दीपक, आज मैंने तुम्हें सिखाया कि किस प्रकार चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों पर रस्सा डालकर अंदर पहुंचा जाता है। समझ गए ना? 1 महीने के अंदर नटवर चोर ने दीपक को चोरी के सारे गुर सिखा दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिन और महीने बीत गए। दीपक ने नटवर चोर के साथ मिलकर कई जगह चोरियां की। वह एक के बाद एक कई चोरियां करता गया और अब वह एक शातिर चोर बन चुका था। फिर एक दिन दीपक ने अपने गुरु से कहा, गुरु, बात यह है कि मैं नुआ नगरी के विक्रम के खजाने में चोरी करना चाहता हूँ। ए भैया, यह तू क्या कह रहा है दीपक? पगला गया है क्या? पगला नहीं गया हूँ गुरु, ठीक कह रहा हूँ। राजा विक्रम ने भरे दरबार में मेरी हंसी उड़ाई थी ना कि मैं कोई काम नहीं कर सकता और चोरी तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि मैं चोर भी नहीं बन सकता। ऐसा कहा था ना उसने। आज मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा और शातिर चोर बन गया। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। उसी रात गुरु और चेला दोनों ने राजा के खजाने पर हाथ साफ कर दिया। जाते जाते दीपक ने राजा के खजाने में एक चिट्ठी छोड़ दी। सुबह होते ही यह खबर राजा विक्रम तक पहुंची। सिपाहियों ने उन्हें वह चिट्ठी भी दिखाई जो दीपक ने लिखी थी। उसमें लिखा था, राजा विक्रम, याद कर एक दिन तूने भरे दरबार में मेरा अपमान किया था कि मैं चोरी करने के योग्य भी नहीं हूँ। आज आंख खोलकर देख ले, मैंने तेरा खजाना चोरी कर लिया है। चिट्ठी पढ़कर राजा कहने लगा, ओ, तो यह उस दीपक का काम है जिसके पिता कुछ दिन पहले ही दरबार में उसके खिलाफ फरियाद लेकर आए थे। सैनिकों, माधव किसान के घर जाओ और दीपक को पकड़कर हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। सैनिक बिना समय गवाए माधव किसान की झोपड़ी पर पहुंचे। दीपक कहाँ है? राजा ने दीपक को तुरंत लाने के लिए कहा है। अरे वो तो घर पर नहीं है, वो कई महीनों से घर ही नहीं आया। अरे झूठ बोलते हो तुम दोनों। चोरी के माल के साथ तुमने ही उसे झोपड़ी में छिपा रखा है। बताओ दीपक कहाँ है? क्या चोरी के माल के साथ? क्या बात कर रहे हो? हाँ, चोरी। उसने राजा के खजाने में चोरी की है, समझे? और अब तो भगवान भी उसे मौत के मुंह से नहीं बचा सकते। तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बताओ कहाँ है? हे मेरे मालिक, इसका मतलब मेरा बेटा दीपक चोर बन गया है। सैनिकों ने जब दीपक को झोपड़ी में नहीं पाया तो वह दीपक की जगह उसके बूढ़े माता पिता को पकड़कर राजमहल में ले गए। ये क्या है? दीपक की जगह तुम इन्हें क्यों उठा लाए? महाराज, दीपक वहां पर नहीं था। जरूर इन दोनों ने ही उसे कहीं छुपा रखा होगा, इसीलिए इनको उठा लाए। ऐसी बात है तो इन दोनों को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। और फिर ऐसा ही किया गया। दीपक के माता पिता को कारागार में डाल दिया। उधर भावनदेशर में राजा के खजाने में हाथ साफ करने के बाद दीपक और उसका गुरु चोरी में मिली हुई दौलत को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। कुछ दिन और बीते। दीपक और उसके गुरु ने कई जगह चोरियां की। एक दिन जब वह दोनों किसी महाजन के यहाँ चोरी करके भावनदेशर लौट रहे थे तो अचानक मौसम खराब हो गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वह दोनों गांव में एक दरवाजे पर खटखटाने लगे। कौन है? हम परदेसी हैं, आधी तूफान में फंस गए हैं,
क्या हमें आज रात के लिए आसरा मिल सकता है क्या? घर के मालिक ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले आया। हमारे यहाँ अतिथियों का सत्कार किया जाता है। आप लोग निश्चिंत होकर बड़े आराम से यहाँ रात गुजार सकते हैं। कुछ देर बाद घर के मालिक की बेटी उन दोनों के लिए खाना लेकर आई। उस लड़की को देखकर दीपक उस पर मोहित हो गया और मन ही मन उससे प्रेम करने लगा। जब दीपक और उसका गुरु रात को सोने के लिए गए तो दीपक ने अपने गुरु से कहा, गुरु, ये लड़की तो मेरे दिल को भा गई है। क्या इसके साथ मेरा विवाह हो सकता है? हाँ, अरे क्यों नहीं हो सकता। तू चिंता मत कर, मैं सुबह ही इस विषय में घर के मालिक से बात करता हूँ। सुबह होने पर नटवर चोर ने घर के मालिक से कहा, हाँ, तो मैं आपकी पुत्री के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए ना, बिल्कुल कहिए, क्या बात है? श्रीमान, यह है मेरा बेटा दीपक। मेरे पास संपत्ति की कमी नहीं है, लाखों की संपत्ति। भावनदेशर में मेरा अपना घर है। आपकी पुत्री को देखकर मेरा बेटा उस पर मोहित हो गया है और उससे विवाह करना चाहता है। आपकी इस विषय में क्या राय है? देखिए, कहीं ना कहीं तो मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना ही है। आप यह बताइए कि आपका पुत्र करता क्या है? ऐसे तो कुछ नहीं करता, क्योंकि इसे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। अरे, इसके बाप के पास लाखों की संपत्ति जो है, तो फिर यह क्या करेगा? वही संभालेगा, और क्या। देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका पुत्र कुछ कामकाज या कारीगरी जानता भी है कि नहीं जानता। यदि जानता है तो क्या जानता है? हाँ, यह बात देखिए, सीधी बात कहूंगा कि मेरे पुत्र ने कभी कोई कामकाज या कारीगरी सीखी ही नहीं। अरे, इसे कुछ भी सीखने की आवश्यकता भी नहीं है। यह मेरी संपत्ति का एकमात्र वारिस है। मेरे बाद सब कुछ इसका ही तो है, और क्या। फिर माफ कीजिएगा श्रीमान, तब तो मैं आपके पुत्र के साथ अपनी बेटी करुणा का विवाह नहीं करूंगा। मैं धन का नहीं बल्कि गुणों का आदर करता हूँ। मैं उस लड़के को अपनी कन्या नहीं दे सकता जिसमें कला या कारीगरी के नाम पर कुछ भी न हो। तो यह बात है, ठीक है। दीपक, तुमने सुन ही लिया कि घर का मालिक अपनी पुत्री के विवाह में क्या चाहता है। अब कुछ भी हो गुरु, मैं हर हालत में करुणा से विवाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा। अरे अरे अरे, लेकिन कैसे? करुणा के पिता ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। अब क्या? अरे गुरु, मैं किसी रात करुणा के घर पर हमला करूंगा और करुणा को बलपूर्वक अपने साथ ले जाऊंगा। फिर देखता हूं क्या करता है उसका बाप। ए भैया, ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दीपक, यदि तुम जबरदस्ती उस लड़की को उठा ले जाओगे तो विवाह के बाद भी तुम कभी खुश नहीं रहोगे। यदि तुम सचमुच ही करुणा से विवाह करना चाहते हो तो चोरी करने के अलावा तुम्हें कोई और कामकाज भी सीखना चाहिए। तभी तुम्हारे विवाह की इच्छा पूरी हो सकेगी, समझे? हाँ, तुम ठीक कहते हो गुरु। मैं अवश्य ही कोई ना कोई काम जरूर सीखूंगा। गुरु, आप ऐसा कीजिए कि आप अकेले ही भावनदेसर जाइए। मैं इसी समय कोई ना कोई कामकाज सीखने का जुगाड़ करता हूँ। सबसे पहले यह करना जरूरी है। हाँ, ठीक है। चलो, मैं भावनदेसर में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। नटवर चोर के जाने के बाद दीपक पास के नगर में पहुंचा और एक सुनार की दुकान पर गया। नमस्ते सेठ जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे कुछ खरीदना नहीं है। मैं सुनार का धंधा सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे यह काम सिखाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सिखा दूंगा। मैं आपके धंधे को कितने दिनों में सीख सकता हूँ? भले मानिस 3 से 4 वर्ष लग सकते हैं। लेकिन मैं इतने दिन तो धंधा सीखने में खराब नहीं कर सकता। मुझे 3 से 4 दिनों में ही यह काम सिखा दो आप। अरे, लगता है तू कोई मूर्ख है। तू मेरा काम नहीं सीख सकता। चल जा, यहाँ से भाग, यहाँ से। मेरा समय खराब करने आ गया, भाग। सेठ ने डांट फटकार कर
उसे वहां से भगा दिया। दीपक बहुत ही कम दिनों में कोई ना कोई कामकाज या कारीगरी सीख लेना चाहता था, पर काम सीखने के सिलसिले में वह जहां जहां भी गया उसे यही जवाब मिला। इसी उधेड़-बुन में जब वो जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ मजदूर अपनी पीठ पर अनाज की बोरियां लादे हुए जा रहे थे। उन्हें देखकर दीपक सोचने लगा, हाँ, मजदूरी एक ऐसी कला है जो बिना सिखाए ही पल भर में आ सकती है। क्यों ना और काम धंधे छोड़कर मैं मजदूरी करना ही सीख लूं। और फिर दीपक भी उन मजदूर के साथ काम में लग गया। शाम होते होते दीपक को भी उसकी मजदूरी मिल गई। दीपक ने जो पैसे कमाए उन्हें लेकर वह सीधा करुणा के घर पर पहुंचा और उसके पिता से कहने लगा, मैंने आपके कहे के अनुसार मजदूरी करने की कला सीख ली है। ये देखिए, ये पैसे मैंने मजदूरी करके ही कमाए हैं। तो क्या अब आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर सकते हैं? हाँ, मुझे खुशी है कि तुमने मेरे कहने पर अमल किया। अब मैं अवश्य ही अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। अगले दिन दीपक और करुणा का विवाह हो गया। विवाह के बाद ही दीपक रोज मजदूरी का काम करने के लिए जाने लगा। तभी दीपक के ससुर वहां पर आए और कहने लगे, दीपक बेटा, यदि मेहनत मजदूरी करना ही है तो किसी दूसरों की क्यों करते हो? अपने खेतों में खुद के लिए मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? समझा नहीं कुछ। अरे बेटा दीपक, देखो, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। तुम नुआ नगरी के किसान के बेटे हो। आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बेटा, जब पहली बार तुम मेरे घर पर राहगीर बनकर आए थे ना, और तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था, तब मेरी बेटी को भी तुम बहुत ही पसंद आ गए थे और वह तुमसे विवाह करने को तैयार भी थी। तब तुम्हारे जाते ही मैंने अपने कुछ नौकरों को तुम्हारे पीछे जासूसी करने के लिए लगा दिया। उन्होंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे बारे में तुम्हारी सारी कुंडली पता लगा ली और पता लगा लिया कि तुम कौन हो, क्या करते हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं। बेटा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। चोरी करना बुरा काम है। इसे छोड़कर अपने खेतों में मन लगाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ, शायद आप ठीक कहते हैं पिताजी। इसके बाद दीपक अपनी पत्नी को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुजी, यदि मैं चोरी का जीवन छोड़ना चाहूं तो क्या आप उसकी आज्ञा देंगे मुझे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम मेरे बहुत अच्छे शिष्य हो। तुम चाहो तो आज और इसी समय चोरी छोड़ सकते हो। इसके लिए भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तब गुरुजी, मुझे वो धन लौटा दीजिए जो मैंने और आपने राजा विक्रम के खजाने से चुराया था। नटवर चोर ने दीपक को सारा धन लौटा दिया। इसके बाद दीपक वह सारा धन लेकर राजा विक्रम के दरबार में जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैंने आपके खजाने में चोरी करने का दुस्साहस किया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका सारा धन लौटाने के लिए आया हूँ। अरे, ये अनहोनी कैसे हो गई? वाह, तुम सही रास्ते पर लौट आए हो। बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम तुम्हें क्षमा करते हैं। जाओ, खुश रहो। दीपक ने लूटा हुआ सारा धन राजा विक्रम को लौटा दिया और बदले में विक्रम ने उसके माता पिता को रिहा कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।